सो गाइस अब हम बात करेंगे HTML के बॉडी टैग के बारे में। तो बेसिकली जो बॉडी टैग होता है वो आपके बॉडी में शो होने वाले स्ट्रक्चर को शो करने के लिए यूज होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एडिटिंग टैग आते हैं। तो उसमें सबसे मेन टैग होता है हेडिंग टैग। सो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। लाइक जो HTML के हेडिंग टैग है वो 6 टाइप के होते हैं, लाइक H1 to H6। ठीक है, व्हेन यू आर पासिंग H1 तो ऑलमोस्ट इसकी जो विड्थ होती है वो 28 से 32 से 36 पिक्सल्स के ऑलमोस्ट में होती है। तो आप यहाँ पे रखोगे हेलो। ठीक है, बेसिकली आपका बॉडी तो 2 सेकंड में रिफ्रेश हो ही रहा है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना ब्राउज़र खोल लेना है और वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है H1 के अलावा और भी चीज़ें दे सकते हो। जैसे कि आपको H2 देना है या सब हेडिंग देनी है, तो आप यहाँ पे हाई करके मैंने डाल दिया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डेमो डाल रहा हूँ तो हेलो हाई हो रहा है। रियलिटी में ये आपका जैसे कि एक हेडिंग है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर एंड देन सेकेंड हेडिंग यू वांट टू पुट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पे आप H2 डाल रहे हो। और अगर आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में चाह रहे हो और फर्स्ट जनरेशन डालना है तो वहाँ पे आप S3 डाल दे रहे हो। जैसे कि मैं अभी आपको S3 डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ डाला FIRST फर्स्ट जेन कंप्यूटर। अब फर्स्ट जेन कंप्यूटर के अंदर जो है यूज हुआ था टर्बो। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हो कि अब मुझे ना टर्बो को हेड करना है, मतलब बोल्ड करना है, तो आप चाहते हो कि वहाँ पे एक और छोटी हेडिंग आ जाए, तो मैं H4 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने H4 के अंदर डाल दिया। क्या SEO से रिलेटेड आप कोई चीज़ डाल रहे हो कि कोई एक ऐसा कीवर्ड है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है, उसको एंकर के अंदर एक्सपोर्ट में डाल दिया आपने। H5 भी आता है अगर आपको इससे छोटा भी कंटेंट में चाहिए। तो मैं यहाँ पे HH करके एक डाल रहा हूँ H5 में। देखिए आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। देखिए आपकी साइज़ आपको देखिए S6 में आ गया। यहीं पर आप S6 भी डाल सकते हो, और S6 सबसे छोटा फॉन्ट होता है। बेसिकली H5 और S6 वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ की फॉन्ट आपने ऑलरेडी बहुत ही कम रखा है। लाइक 18-20 पिक्सल का एक हेडिंग ही आपने दे रखी है। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी तो रख सकते हो अपने फॉन्ट की सेटिंग करके। तो आपने CSS की सेटिंग करके तो आपने सबसे छोटा कंटेंट ऐसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अब आपको बात आती है कि यहाँ पे मुझे कुछ पैराग्राफ देना, मतलब कुछ टेक्स्ट देना है। तो आप क्या करते हो, एक टैग आता है जो कि होता है P टैग। बेसिकली P टैग क्या है, पैराग्राफ टैग आता है। तो पैराग्राफ टैग के अंदर आपने लॉरेम का 200 100 वर्ड का 200 लॉरेम 200 डाल के डाल दिया, सॉरी 200। तो 200 कंटेंट का आपका ये कंटेंट आ गया 200 वर्ड्स का। ठीक है, आपने इसको यहाँ से हटाया, यहाँ पे एंटर दबाया, प्रेस किया, सेव हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉरेम की ये हेडिंग आ गई है। ठीक है, पैराग्राफ टैग। अभी पैराग्राफ टैग में मुझे चाहिए कि जहाँ पर भी ये फुल स्टॉप लग रहा है दूसरा वाला, यानी कि UTENIM जो लिखा है इसको नई लाइन में लाना है। तो इसके लिए टेक्स्ट एडिटिंग टैग में BR टैग आता है। बेसिकली हमें लाइन में ब्रेक देना है, तो हमें सर्च करना है कि UTENIM कहाँ है, ये है। यहाँ पर आपने BR टैग को कॉल कर लिया। BR क्लास बन गई थी बेसिकली डॉट लगाने से। ये BR टैग हुई, सेव हुआ, बैक हो गए, अभी UT आ गया। दूसरा BR चाहिए, आपने BR लगाया, सेव किया, 2 लाइन का गैप आ गया। पहली लाइन में आप दिख रही थी, दूसरी लाइन में एक लाइन पूरी गैप में आ गई है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि UTENIM बोल्ड हो जाए, तो इसके लिए आपको B टैग आता है जो कि एक ओपन एंड क्लोज टैग है। BR इज अ सिंगल टैग, नॉट अ ओपन क्लोज टैग। सो आपको UTENIM के बाद यहाँ पे लगा देना है। S6 नहीं लगाना, बट ये आप चाहते हो कि ये आपको बोल्ड कर दे, तो देखिए UTENIM आपका बोल्ड हो गया। तो ये आपके टेक्स्ट एडिटिंग टैग में से एक है। इसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे कोई इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे फोल्डर में इमेज पड़ी भी है कि नहीं। मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूँ तो आपके पास इमेज ही नहीं है। लॉट है पैराग्राफ ecom फ्रंट पास्ट इमेज करके एक फोल्डर है, उसके अंदर पड़ी हुई है। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर
पी के बाद एक इमेज आ जाए। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं इमेज टैग के बारे में। तो बेसिकली इमेज टैग क्या होता है, ये HTML का एक टैग है जो कि आपके फ्रंट एंड पे, जो कि आपके ब्राउजर पे इमेज को लगाने के काम पे आता है। इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि विड्थ, हाइट टाइप की और अल्टरनेट नेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इमेज को कॉल कर लेते हैं। इमेज के अंदर का पहला एट्रीब्यूट होता है SRC जो कि सोर्स को बताता है। तो इसके लिए आपको आपके फोल्डर का नेम रखना है। तो यहाँ पे फास्ट इमेज करके आपका फोल्डर नेम है, IMAGE है, फास्ट इमेज। और इसके अंदर आप चाहेंगे इसी फोल्डर के अंदर तो आपको 12 डॉट करके मिल रहा है। तो 1 के अंदर JPG फाइल है। आप देखिए आइटम टाइप JPG लिख के आ रहा है, तो ये JPG फाइल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके फाइल का नेम लिखना है, 1 है, फिर एक्सटेंशन के लिए डॉट लिखना है और फिर एक्सटेंशन नेम लिख देना है JPG। सेव कर लेना है। सेव करेंगे आपको कुछ ऐसा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, बट अब इसकी जो हाइट और विड्थ है वो ऑटोमेटिक सेट नहीं है, मतलब एक अलग ही लेवल से आ रही है। तो मैं इसमें एक अल्टरनेट नेम दे सकता हूँ। अल्टरनेट नेम किस काम का आता है, जब तक ये इमेज अपलोड नहीं होगी तब तक वो नेम आएगा। लाइक मैं कर देता हूँ टेस्टिंग इमेज, टेस्टिंग IMAGE, टेस्टिंग इमेज। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाता हूँ तब ये टेस्टिंग इमेज मुझे समझ में आएगी। लाइक बहुत हैवी वेबसाइट है तब ये लोड होने में टाइम ले रहा है। तो देखिए टेस्टिंग इमेज करके एक कीवर्ड लिख के आ जाएगा, ये अल्टर नेम होता है। ठीक है, और फिलहाल तो ये हमने इसको लगा दिया। फिर इसमें आती है कि मुझे विड्थ अपनी मर्जी की चाहिए। तो मैंने क्या किया, विड्थ मैंने इसको 100 पिक्सल दे दिया। तो 100 आपने डाला तो बाय डिफॉल्ट ये 100 पिक्सल ले लेगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि 100 पिक्सल तो आ गया। तो देखिए आपकी विड्थ के साथ साथ हाइट भी 100 पिक्सल है, लेकिन मुझे चाहिए हाइट थोड़ी ज़्यादा। मैं क्या करता हूँ, हाइट मैंने क्या कर दिया, 200 पिक्सल कर देता हूँ। बेसिकली थोड़ी सी खराब हो जाएगी इमेज, लेकिन आपकी इमेज को ये चीज़ें हाइट के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू हाइट भी आप दे सकते हो। तो अगर आप हाइट नहीं देते हो तो जो भी आप विड्थ दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो हाइट को ले लेगा। 100 हो गया। ठीक है, अभी मेरे को इसके बाद मैंने आपका देखिए हेडिंग डला दी, पैराग्राफ डलवा दिया, अभी मैंने इमेज रखवा दी है। अब मुझे चाहिए कि HTML के अंदर एक सेक्शन बना दूँ। तो सेक्शन बनाने के लिए मुझे एक डिव टैग होता है, बेसिकली डिव टैग। ठीक है, डिव के अंदर एट्रीब्यूट आते हैं ID। ठीक है, तो आपने लिखा ID इज एट्रीब्यूट आपने A डाल दिया। इस ID को आप कभी भी यूज कर सकते हो। दूसरा एट्रीब्यूट होता है क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, इसमें भी आपने D डाल दिया। तो आपको इस तरीके से आपके एट्रीब्यूट के अंदर डेटा डालने के, डिव के अंदर आप ऐसे एट्रीब्यूट डाल सकते हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये डिव भी बनाना है और एट्रीब्यूट बाद में लिखने भी नहीं। तो सबसे पहले मैं एक D नाम की क्लास का डिव बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या D और टैब प्रेस किया। तो देखिए ये मुझे एक लेके आ गया। ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके थ्रू ये मेरे को क्लास लेके आ रहा है। वहीं पर अगर मुझे ID भी चाहिए ऐसे ही, तो सेम उस पर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं हैश टैग लगाऊंगा, हैशटैग ए डाला तो ये ID नाम से एक डिव बना देगा। इस डिव के अंदर मैं पैराग्राफ, इमेज, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो ए है ना, इसके अंदर एक फॉर्म बना देता हूँ। इसी के अंदर डिव के अंदर ही मैं एक स्टाइल देना चाहता हूँ। इनलाइन स्टाइल होती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। इनलाइन स्टाइल के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दे दिया। तो बॉर्डर देने से क्या होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल का। ठीक है, सॉलिड दे दिया और इसको जो है रेड दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे एक वो भी दे देता हूँ, हाइट मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, ये आपकी हाइट भी बन गई। अब देखिए रेड कलर का बॉर्डर भी बन गया और 200 पिक्सल की हाइट बन गई। आप चाहते हो कि ये सब चीज एक ही जगह पे रहे तो वो भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये आपका सेट है। अभी इसके बाद आप जो है यहाँ पे फॉर्म लाना चाहते हो इसी के अंदर, तो आप क्या करोगे, फॉर्म लगा दोगे। FORM, फॉर्म एक टैग है। तो फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन बेसिकली बताता है कि जब इस फॉर्म के अंदर सबमिट बटन लग जाएगी और जब मैं उसको प्रेस कर दूंगा तो मुझे कहाँ जाना है, वो एक्शन के थ्रू होता है। तो जब हम कोर PHP पे या PHP पे आ जाते हैं
तब हम एक्शन देते हैं। तो बेसिकली अगर हम आपको सेम पेज पे करना है तो समटाइम्स हम एक्शन छोड़ देते हैं, समटाइम्स हम जो है कोर पीएचपी में php अंडरस्कोर सर्वर उसके अंदर php अंडरस्कोर सेल्फ दे देते हैं, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर एंड उसके अंदर php अंडरस्कोर सेल्फ दे देते हैं। उसको कैसे देते हैं, उसको देने के लिए आपको php का टैग ओपन क्लोज करना होता है। अगर आपको php नहीं आती तो बस इतना समझ लीजिए कि मुझे सेम पेज में कोडिंग करनी है बैकएंड की और मैं उसके लिए एक्शन दे रहा हूँ फिलहाल। उसके लिए मुझे एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सर्वर को कॉल करना होता है, ठीक है। ये मेरा जबकि ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल तो ये ओपन हमेशा टॉप में कैप्स लॉक में रहेगा। फिर इसके बाद मुझे एक ये ऑपरेटर देना होगा। इसके बाद मुझे सिंगल इंटरकॉम के अंदर php अंडरस्कोर सेल्फ को कॉल करना होगा। ये आपकी लाइन बता रही है कि जो फॉर्म का एक्शन होगा वो सेम पेज पे होगा, ठीक है। अभी देखिए कोई समस्या नहीं है, ये प्रॉपर चल रहा है। HTML की फाइल है इसलिए चलेगा ही नहीं पहली बार। तो ये वाली लाइन मैं हटा देता हूँ, ये इतनी लाइन को भी मैं हटा भी दे रहा हूँ। बेसिकली कमेंट तो हो ही जाएगा, नहीं होगा क्योंकि ये PHP की फाइल बनी नहीं, एक्सटेंशन PHP नहीं है इस पर, ठीक है। फिर एक्शन के बाद आता है मेथड। मेथड बेसिकली एट्रीब्यूट है जो कि फॉर्म का एट्रीब्यूट है। ये आपको दो टाइप के देता है, मेथड गेट एंड पोस्ट, ठीक है। लारावेल के अंदर ये पैच और गेट एंड पोस्ट पैच भी देता है, बट फिलहाल तो यहाँ पे दो देता है जो कि कोर के अंदर का मैटर है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें गेट होता है, आपको सिंपल सा डिस्क्राइब करना होता है पोस्ट। तो आपका पोस्ट मेथड क्या कर रहा है, जब आप बटन प्रेस करोगे तब आपका डेटा URL में न जाकर किसी पेज में या इसी पेज पे रहेगा, ठीक है, सेम पेज पे। अगर आप यहाँ पे गेट दे देते हो, सबमिट बटन प्रेस करोगे तो वो URL पे चला जाएगा, दिखाता हूँ। फिर इसी फॉर्म के बाद एक टैग आता है इनपुट। इनपुट टैग बेसिकली एट्रीब्यूट्स के अंदर, देखिए एट्रीब्यूट जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग बेसिकली टाइप रखता है। टाइप के अंदर वो टेक्स्ट रखता है, टाइप के अंदर ही वो चेक बॉक्स रखता है, ठीक है, टाइप के अंदर ही रेडियस भी रखता है, टाइप्स के अंदर ही पासवर्ड भी रखता है। तो यहाँ पे इनपुट का जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट होता है नेम, जो कि आपके बैकएंड में काम आता है। ये एट्रीब्यूट आपके बैकएंड में यूज होता है डेटा सेव कराने के लिए। मैंने यहाँ पे नेम का नेम्स रख दिया और इसमें फिर एट्रीब्यूट था प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जो बेसिकली एट्रीब्यूट है वो इनपुट के अंदर एक आपकी मर्जी का कंटेंट शो कर देगा। लाइक मैंने यहाँ पे किया प्लीज नेम हियर। अब ये जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है ये ब्राउजर के लिए काम में आने वाला इनपुट वो है एट्रीब्यूट है। देखिए प्लीज एंटर नेम हियर, जब मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए रिफ्रेश हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करने में ये प्लीज नेम हियर आ रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये बार बार 2 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है, तो ये मेरे को दिक्कत दे रहा है। तो मैं इस वाले दिक्कत को ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे फॉर्म के बारे में बताना है तो वहाँ पे तो ये मुझे समस्या कर देगा। तो मैं इसको 20 सेकंड ले जाता हूँ। 20 सेकंड काफ़ी है मेरे को उतना बताने के लिए। एक बार ये रिफ्रेश हो गया, अभी मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख रहा हूँ, कुछ भी मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा एट्रीब्यूट आता है, आपका नेम हो गया, इनपुट है ना, इनपुट यहाँ है। प्लेस होल्डर के बाद एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू। वैल्यू क्या है, वैल्यू बेसिकली बोले तो आपकी बैकएंड से यूज होने वाली डेटा पे यूज होती है। जब बैकएंड से कोई डेटा हम लेकर आते हैं तो वैल्यू के थ्रू हम उसे शो कराते हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगा वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है, बट उसके लिए मुझे प्लेस होल्डर हटाना पड़ेगा। फिलहाल तो वैल्यू मैंने लगा दी। अब देखिए HGGK लिख के आ रहा है, बट ये वैल्यू आपको पहले एडिट करनी होगी, फिर उसमें आपको कुछ लिखना होगा। वहीं आप अगर प्लेस होल्डर पे आ जाते हो, बैक में आकर देखोगे तो प्लेस होल्डर में वो देखिए वैल्यू तो आई, ठीक है। अभी मैंने इसको हटा भी दिया, वैल्यू भी तो आ रही थी। अभी प्लीज जो नेम है इस पे आप लिखोगे तो ये प्लेस होल्डर को हटाने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंस है। तो अगर आप प्लेस होल्डर पे एट्रीब्यूट पे कोई वैल्यू पास करते हो
उस पर डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन वैल्यू अगर एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू पास करते हो, कोई डेटा पास करते हो, तो वो पहले आपको एडिट करके फिर फॉर्म में लिखना होगा।